नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और मेरे साथ आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। देखिए, जब भी मैं वीएनएम टीवी पर आती हूं, हमेशा ऐसी बातें करती हूं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। आपके लिए फायदेमंद साबित हो, ऐसी ही बातों की चर्चा हम वीएनएम के प्लेटफॉर्म से करते हैं, क्योंकि आप सब और कहीं ना कहीं समाज की, राज्य की, देश की, शहर की, इन सबकी सुरक्षा हम सबका जिम्मा है। ऐसे में वीएनएम टीवी हमेशा अपना उत्तरदायित्व निभाने की कोशिश करता है और आज जो बात मैं आपसे करने जा रही हूँ, आपको भी जानकर अच्छा लगेगा कि ये जानकारियां शायद आपके पास नहीं थी और ऐसी जानकारियां हैं जो बहुत बेसिक हैं और सबके लिए जानना बेहद जरूरी है। हमारी लाइफस्टाइल अब बहुत ज्यादा हमने मॉडिफाइड कर दी है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के बिना हमारा गुजारा होता ही नहीं है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, आप सोचिए, अभी अभी वडोदरा की अगर मैं बात करूं तो हमारे यहाँ पावर कट चल रहा है क्योंकि मेंटेनेंस का काम चल रहा है, मानसून आने वाला है। सुबह 6 बजे लाइट चली जाती है तो इंसान का दिमाग, जब मैसेज आता है कि कल आपकी लाइट जाने वाली, वहां से खराब होना शुरू हो जाता है। यानी इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक चीजों पर, अप्लायंसेस पर हम डिपेंडेंट हो गए हैं। लेकिन यही इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कई बार हमारे लिए मुसीबत का कारण बन जाते हैं। हम आजकल बहुत ज़्यादा देखते हैं कि एयर कंडीशन में शॉर्ट सर्किट हो गया या आग लग गई, कहाँ तो बड़ी बड़ी इमारतों को हमने जलते हुए पिछले दिनों देखा है। और ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ये जानें कि हमारे घर में जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगे हैं वो कैसे हैं, उनकी जाँच कैसे करें, पीरियडोकली क्या होना चाहिए ताकि आग जैसी बड़ी दुर्घटना से हम लोग बच सके। हमने एक एक्सपर्ट को ढूंढा और आपके सामने आज एक्सपर्ट बताएंगे कि आखिरकार ये सारी चीजों से कैसे बचा जा सकता है। मेरे साथ इलेक्ट्रिकल कंसल्टेंट दक्षेश दवे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आजकल आग लगने की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। क्या वजह है इनकी सर? उसके लिए एक तो पहले तो उसके तय में जाना पड़ेगा कि फायर शुरू कहाँ से होता है। जी। फायर का जो एपी सेंटर जो बोलते हैं वो इलेक्ट्रिकल पैनल है। अब इलेक्ट्रिकल पैनल के अंदर जो भी स्विच गियर्स लगे हुए, जैसे कि एमसीबी है, एमसीसीबी है, उसके जो टर्मिनल जो है, टर्मिनल में अगर कहीं पर कुछ टेम्परेचर अगर कुछ बढ़ रहा है, जैसे कि कहीं पर कुछ लूज कनेक्शन है या तो कहीं पर जो केबल जो है ओवरलोड हो रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि टेम्परेचर बढ़ता रहता है। अभी वो जो केबल जैसे कि है, उसका जो इंसुलेशन जो है वो XLPE मटेरियल का है। XLPE में क्या होता है, उसका जो टेम्परेचर विस्टर्न कैपेसिटी जो है 90 डिग्री तक का ही होता है। अब जब भी लूज कनेक्शन होता है या तो कहीं पर ओवरलोड होता है तो केबल का टेम्परेचर बढ़ते रहता है। जब वो टेम्परेचर 90 डिग्री जब क्रॉस करता है तो केबल डैमेज होना शुरू हो जाता है। और जब उसका टेम्परेचर बढ़कर जब 200 तक पहुंचता है उसके बाद फायर होता है। सबसे पहले तो ये फायर पैनल जो है वहाँ पर फैलता है। उसके बाद जो आउटगोइंग केबल जो है उसके थ्रू जो इलेक्ट्रिकल शाफ्ट जो है जो ग्राउंड फ्लोर से टेरेस तक जाती है, तो पूरा शाफ्ट के थ्रू पूरे बिल्डिंग में फायर स्प्रेड हो जाता है। और इसीलिए हमने बड़ी बड़ी इमारतों को पिछले दिनों जलते हुए देखा। अहमदाबाद में आपने देखा, यहाँ तक कि कलकत्ता में इतनी बड़ी आग लगी, लोगों को अपनी बालकनी से अपनी जान की फिक्र नहीं है और वो अपनी जान बचाने के लिए नीचे कूद जाते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता कि हम जिंदा रहेंगे कि नहीं, लेकिन वो जो डर का माहौल आग की वजह से पैदा होता है उसकी वजह से कई लोग जान भी गंवा रहे हैं। तो सर, ये तो बहुत रिस्की है कि हम डे टू डे रोजाना हर एक चीज में, हम नहाने जाते हैं हमें गीजर चाहिए, हमें ठंडा पानी चाहिए, हमें फ्रिज चाहिए, घर में घुसते ही हमें AC चाहिए, पंखा चाहिए। कैसे ये सारी चीजों को मेंटेन रख सकते हैं ताकि आग ना लगे? हाँ जी, उसके लिए क्या है कि उसको जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हम बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल में प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। जैसे कि अपना जो इलेक्ट्रिकल पैनल जो है उसके अंदर का जो स्विच गियर जो है उसका टेम्परेचर चेक करते रहना चाहिए। अगर वो टेम्परेचर 70 डिग्री अगर क्रॉस करता है तो कोई भी लाइसेंस कॉन्ट्रैक्टर से उसकी जांच करनी चाहिए। और वैसे क्या होता है, जब भी जब फायर जब होता है, जब वैसे अपने बात हुआ कि एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर ट्रांसफर करता है फायर, तो अगर फायर को अगर इलेक्ट्रिकल रूम के अंदर ही अगर हम रोक सके तो फिर फायर आगे स्प्रेड होगा ही नहीं। उसके लिए क्या करना है कि एक फायर बैरियर्स होते हैं। अगर जो इलेक्ट्रिकल डक्ट है, अगर वहाँ पर अगर हमने फायर बैरियर अगर लगा दिया तो फायर आगे फैलेगा ही नहीं। वहीं पर रुक जाएगा। उसके अलावा जो पैनल्स जो है उसके ऊपर एक फायर बॉल्स भी होते हैं। जैसे ही उसका टेम्परेचर अगर 70 डिग्री से अगर 85 तक जाएगा तो पाउडर स्प्रेड हो जाएगा और फायर वहीं का वहीं स्टॉप हो जाएगा। ये सब आपको प्रिकॉशंस आपको लेना चाहिए। मतलब ये सारी चीजें अवेलेबल है। आपने कहा कि टेम्परेचर नापना चाहिए, लेकिन कैसे टेम्परेचर कैसे नापेंगे? उसके लिए बारे में ऐसा है कि एक टेम्परेचर
गन होता है, अच्छा। वो जो जैसे कि अपना जो बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं, सेम वे एक टेम्परेचर गन है, अच्छा। उससे आप टेम्परेचर उसका जो टर्मिनल जो है, जैसे कि एमसीबी है, जी एमसीसीबी है, उसका जो टर्मिनल का वो टेम्परेचर को चेक कर देना चाहिए, वो 70 डिग्री से कम होना चाहिए। जी जी। और आपने कहा कि बैरियर लगा दीजिए, तो बैरियर कैसे बैरियर होते हैं, कहाँ मिलते हैं? हाँ, वो ऑनलाइन भी अवेलेबल है और अच्छा। काफ़ी ब्रांडेड कंपनी का भी आता होता है। हम्म। तो वो अगर बैरियर एक केमिकल है जो अपना जो भी इलेक्ट्रिकल शाफ्ट जो रहता है, वहाँ पर जो एम्प्टी स्पेस जो रहेगी, अगर एक बार आपने केबल ले कर दिया उसके बाद भी कुछ एम्प्टी स्पेस रहती है, जी। अगर वहाँ से अगर उसको पूरा हमने अगर सील कर दिया तो क्या होगा, अगर फायर अगर होगा भी ना तो एक फ्लोर से ऊपर दूसरे फ्लोर पर ट्रांसफर नहीं करेगा, फायर वहीं पे रुक जाएगा। अच्छा, मतलब बहुत मास नुकसान ना हो नहीं इस होगा, तरीके हाँ से हाँ, ये वहीं सारी पर रुक चीजें। जाएगा। जी अभी क्या हो रहा है कि अगर फायर अगर पूरे बिल्डिंग में जब फैलता है उस टाइम क्या होता है, जो स्टेयरकेस जो होता है जी। वहीं पर इलेक्ट्रिकल डक्ट होता है, उस टाइम क्या होता है कि जो अपना लिफ्ट वगैरह जो है बंद हो जाता है, फायर का एस्केप सिर्फ एक ही है, स्टेयरकेस वहीं पर फायर है, तो लोग एस्केप भी नहीं कर पाते हैं। जी बिल्कुल, तो बाहर हाँ। निकलना बहुत मुश्किल होता हाँ, है। हाँ जी। और ज्यादातर देखा जाता है कि जो सीढ़ियां होती हैं वहीं, हाँ। क्योंकि मीटर होते हैं तो हाँ, वहीं आग फैल गई वहीं होती होते है हैं, हाँ। और वहीं से नीचे उतरना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे हाँ में जी, लोग हाँ जी। बालकनी से कूद कूद जाते जाते हैं हैं। और ऐसे में हाथ पैर टूट सकते हैं, जान भी जा सकती है। तो हाँ। ये सारी चीजों से बचना है तो बहुत सारे उपाय सर ने बताए, तो ये हम कर सकते हैं। कितने जरूरी है कि ये सारे उपाय आजकल करने चाहिए, इतने सारे जब अप्लायंसेस हम यूज कर रहे हैं? नहीं मैडम, करने ही चाहिए। आजकल जो अपना जो जीडीसीआर जो है, गवर्नमेंट ने एक नया सीए भी नोटिफिकेशन दिया है, उस सब में ये सब इंडिकेशन है ही कि आपको अगर हाईराइज बिल्डिंग है तो आपको कौन सी वायर यूज़ करनी है। जैसे कि कॉमन वायरिंग जो है वहाँ पर आपको FRLS या तो ZHFR वायर की आपको यूज़ करना है। ये सब तो नोटिफिकेशन तो ऑलरेडी है, मगर लोगों को अभी अवेयरनेस नहीं है ये सब बातों की, तो बस अवेयरनेस फैलाने का ही अपना काम है। जी बिल्कुल, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि घर में छोटे बच्चे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, हर व्यक्ति की जान बहुत ज़रूरी होती है। ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो हैं उसका ध्यान से इस्तेमाल किया जाए। उनका मेंटेनेंस कितना ज़रूरी होता है? उस पर ऐसा मैडम कि जो मेंटेनेंस की जो बात है, जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, जी। जैसे मैंने आपको बताया कि जो टर्मिनल जो है उसका टेम्परेचर चेक करना है, तो वो टेम्परेचर जो है वो 70 डिग्री से कम होना चाहिए। और वो टेम्परेचर आपको साल में कम से कम 3 बार चेक करना, जैसे कि प्री समर है, प्री मानसून है, प्री विंटर। अगर आपने 3 बार अगर आपने चेक कर लिया, उसके अलावा जो वोल्टेज जो है, वोल्टेज की वजह से भी कभी कभी फायर होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आप जैसे कि अपने घर में फ्रिज है, टीवी है, माइक्रोवेव जैसे कि है, वो जो भी इक्विपमेंट जो है वो सिर्फ 240 वोल्ट के लिए ही डिजाइन हुए हैं। जी जी। अभी क्या हो रहा है कि सभी के घरों में सोलर सिस्टम लगने लगे हैं जी। उसकी वजह से क्या होता है, जो एक्सेस पावर जो है वो ग्रिड में चला जाता है जी। उसकी वजह से वोल्टेज डिस्टर्ब हो रहा है। तो आपको वोल्टेज को भी मॉनिटर करना चाहिए। अगर वोल्टेज अगर आपका बढ़ रहा है तो आपको जो नीयरेस्ट MGUCL का जो ऑफिस जो है वहाँ पर कंप्लेन देना चाहिए, या तो वोल्टेज स्टेबिलाइजर भी अवेलेबल है, वो अगर आप लगाते हो तो उससे भी आपका इक्विपमेंट का लाइफ भी आपका बढ़ेगा और फायर के चार्जेस कम हो जाएगा। जी, तो ये सारी चीज़ें वो हैं जिसकी हमें जानकारी होना ज़रूरी है। और मेरे मन में जो सवाल आ रहा है, आपके मन में भी आ रहा होगा, ये सब कोई आदमी खुद कैसे करेगा? क्या इलेक्ट्रिशियन ये काम कर सकते हैं? उसमें ऐसा है कि इसके लिए भी जो लाइसेंस इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर जो है उसी के थ्रू आपको करवाना चाहिए। क्योंकि क्या होगा कि आप किसी से भी अगर आप करवाते हो, उसको अगर प्रॉपर नॉलेज नहीं भी है तो आपको कुछ भी गाइड करेगा, आप कुछ भी करोगे, तो उसके लिए गवर्नमेंट अप्रूव लाइसेंस कॉन्ट्रैक्टर है, उसी के थ्रू आपको करना चाहिए। जी बिल्कुल, तो यानी एक्सपर्ट के पास करना चाहिए। हमेशा ही हम डॉक्टर्स के पास जब जाते हैं तो एक्सपर्ट डॉक्टर जो उसी बीमारी का इलाज करता हो उनके पास जाना पसंद करते हैं। तो ये भी कुछ ऐसा ही है कि एक्सपर्ट के पास आप ये सारी चीज़ों को करवा सकते हैं। आजकल एयर कंडीशन में शॉर्ट सर्किट की बात बहुत ज़्यादा सामने आती है, ये सच है या फिर ऐसी ही अफवाह है कि हवा फैलाया जा रहा है? AC अब हम सब इस्तेमाल करते हैं, एक घर में 4-5 AC चलते हैं, क्या AC ज्यादा चलाने से आग लगती है, ऐसा माना जा सकता है? इसमें ऐसा है कि ज़्यादा चलाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप उसको प्रॉपर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हो जी। जैसे कि आपका AC का जो ODU है, ठीक है, ODU में जो भी अपना जो अपने बड़ौदा में जो भी टेम्परेचर जो है 42 डिग्री के आसपास है, AC का जो आउटडोर जो है उसमें से 55 डिग्री एयर
थ्रू होता है। जी अगर वो एयर प्रॉपर तरीके से अगर बाहर नहीं निकला, अगर अंदर के अंदर अगर घूमता रहा तो टेम्परेचर बढ़ेगा और वहीं पर फायर क्रिएट करेगा। जी सेम वे जो आपका जो IDU है, इंडोर यूनिट, हम्म अगर वहाँ पे अगर आपने उसका फिल्टर ठीक से आप क्लीन नहीं कर रहे हो तो वहाँ पर भी डस्ट होता रहेगा। जी और कभी कभी वहाँ से जो उसका जो गैस जो होता है, गैस का यानी लीकेज कभी कभी होता है, उसकी वजह से भी फायर होता है। और इसी का जो वायरिंग जो है, उसका वायरिंग और उसका जो मिनिमम साइज जो है फोर्स करे हुए हैं, अगर आपने कम साइज का अगर वायर लिया है या तो कहीं पर वायरिंग में अगर कहीं पर कुछ जॉइंट्स वगैरह है, जी तो उसकी वजह से भी कभी कोई शॉर्ट सर्किट हो सकता है, तो वो आपको अवॉइड करना चाहिए। तो ये सारी बातों को बहुत ज़्यादा हमें ध्यान में रखना ही चाहिए। कई बार सर स्विच बंद होते हैं फिर भी करंट आता है, ये क्या होता हाँ, है? उसमें क्या होता है कि कभी कभी कहीं पर अगर कोई लीकेज से अगर उसका अर्थिंग अगर ठीक से नहीं किया जी हुआ है, अर्थिंग का भी इतना इंपॉर्टेंस है, अगर आपने प्रॉपर तरीके से अर्थिंग नहीं किया है तो भी कभी कभी लीकेज होता है, वो सब इसे मतलब अर्थिंग भी हमेशा ही क्लियर रखना जरूरी है, वरना वो भी कोई दुर्घटना कभी भी कर सकता है। सही बात है। चलिए अब आखिरी एक सवाल ले लेती हूँ कि एक आम नागरिक, एक आम आदमी इन सारी चीजों से कैसे बच सकता है? घर में कोई चेंजेस होने चाहिए? उसमें ऐसा है, तो पहले तो जैसे भी अगर आप आपका कुछ घर बना रहे हो या तो कुछ कॉमर्शियल बिल्डिंग है या तो ऑफिस है, वो ऑफिस का आपको काम शुरू करने से पहले अगर कोई इलेक्ट्रिकल कंसल्टेंट से डिजाइन करवाना चाहिए। जैसे कि कोई लाइसेंस कॉन्ट्रैक्टर है, उसी के थ्रू आपको काम करवाना चाहिए। और जो बिजली प्रोटेक्शन जो है, जैसे कि MCB जो है, वो आपको ओवरलोड, ओवर करंट, शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि RCCB है, कहीं पर अगर अर्थिंग में कहीं लीकेज है तो वो आपको प्रोटेक्ट करता है। वोल्टेज स्टेबिलाइजर जो है, वोल्टेज से आपको प्रोटेक्ट करता है। उसके अलावा जो FRLS वायर्स आपको यूज़ करना है, ये अगर आप प्रिकॉशन अगर आप लेते हो तो आपको फायर को आप रोक सकते हो। जी बिल्कुल। एज अ इलेक्ट्रिकल कंसल्टेंट हमारे व्यूअर्स को क्या संदेश देंगे? बस हमें यही कहना है कि जो भी आप मटेरियल आप यूज़ करते हो, प्रॉपर ब्रांडेड मटेरियल ही आप यूज़ करो। जी और इलेक्ट्रिकल का काम सिर्फ लाइसेंस कॉन्ट्रैक्टर से ही करवाओ, क्योंकि उसके पास अथॉरिटी होती है, उसके वो टेक्निकल नोहाउ होता है। तो उसी के थ्रू अगर आप करवाते हो और रेगुलर अगर आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस अगर आप करवाते हो तो फायर को आप रोक सकते हो। बिल्कुल, तो इतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि हम अब हर चीज़ में मेंटेनेंस करने लगे, तो क्यों नहीं हमारी इलेक्ट्रिसिटी का मेंटेनेंस हम करते। क्योंकि वायर हम जब घर बनाते हैं लगा देते हैं, वो दीवारों में बंद होते हैं, उसमें क्या हो रहा है हमें पता नहीं होता है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें अगर हम ध्यान में रखें तो फायर जैसी दुर्घटनाओं से हम बच सकते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे व्यूअर्स को इतनी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का भी, क्योंकि वैसे तो आपके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद था, तो आपको तो जुड़ना ही था। VNM को आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं, YouTube चैनल हमारा सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर नहीं किया है तो, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि VNM का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए। आजकल बहुत ज़्यादा आग लगने की घटनाएं घट रही हैं, जिसमें घर में तो नुकसान होता ही है, लोगों की जानें भी चली जाती हैं। ऐसे में सभी के बीच ये सारी बातों को स्प्रेड करना जरूरी है। आप हमें OTT प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। 498 नंबर के चैनल पर VNM टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए VNM, जुड़े रहिए VNM के साथ। नमस्कार। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 91
87348 72606 or 919879 572606. होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। ताराज किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। ताराज कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। ताराज बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वेकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग। इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। Switch to RR Signature Designer BLDC fans, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR Signature fans, आपके काम की बात। Every new year we take a New Year resolution. New Year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा।
Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Sri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. वीएनएम फाउंडेशन के प्रोजेक्ट तुम अकेली नहीं हो की शुरुआत 11 मार्च समा विस्तार की आंगनवाड़ी समा 8 और 9 से की गई थी। इस सत्र के पहले भाग में डॉक्टर माया मोदी ने महिलाओं को प्री मेनोपॉज और मेनोपॉज से जुड़ी महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी दी थी। इस प्रोजेक्ट के दूसरे भाग में डॉक्टर मोदी ने पोस्टनेटल केयर और पोस्टपार्टम डिप्रेशन पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान डॉक्टर मोदी ने महिलाओं को डिलीवरी के बाद कौन सी खास बातों का ख्याल रखें, इस बारे में विस्तृत जानकारी दी, जिसमें पौष्टिक खानपान, ब्रेस्ट फीडिंग, स्वच्छता और नवजात शिशु की देखभाल जैसे विषय शामिल थे। હું એકલી નથી જે આ પ્રોજેક્ટ ચાલે છે અને આ મારો બીજી વાર હું આ વિષય ઉપર બોલવા આવ્યો, એક તો સુવાવડ ઉપર અને મેનોપોઝ ઉપર, જેને લીધે સ્ત્રીઓને થોડી સમજ પડે કે ભાઈ આપણે આપણી કેવી રીતે કાળજી રાખવી જોઈએ અને જો એ લોકોને સમજાય તો એ લોકો બીજા એમના ઘરમાં છે, એમના ભાભી છે, એમના બહેનો છે, એમના બીજા આગળ બાજુ હરતા કરતાની શીખવાડે તો આ દેશ આપણો બહુ આગળ વધશે અને બધી આપણને बहु स्वस्थ स्त्रियों મળશે ને સ્वस्थ બાળક મળશે। सत्र के दौरान उपस्थित महिलाओं ने ध्यानपूर्वक डॉक्टर मोदी की बातें सुनी और अपने सवाल भी रखे। મારું નામ કાશીબેન છે, હું સમામાં રહું છું અને જે મેડમ 2 દિવસ માટે હું પ્રોગ્રામમાં ટાઈમ આપ્યો એ મેડમે મને अच्छी રીતે શીખવાડ્યું, મેં જાણી લીધું અને મને એવી ઈચ્છા થાય કે ફરી એ મેડમને આવું ટ્રાય આપણે પ્રોગ્રામ માટે બોલાવીએ। આવો પ્રોગ્રામ સારો હોય તો દરેકને માટે સારું છે। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हेतल मेहता और रीना गज्जर ने इस प्रोजेक्ट की सराहना करते हुए कहा कि ये सत्र सभी महिलाओं के लिए बेहद उपयोगी और जानकारीपूर्ण रहा, जिससे यहाँ की महिलाओं को आवश्यक विषयों की समझ बढ़ाने में मदद मिलेगी। મારું નામ ગજ્જર રીના કૌશિકભાઈ છે અને હું આંગણવાડી કાર્યકર છું। મારું કેન્દ્ર સમા 9 છે અને ડૉક્ટર માયાબેનનો પ્રોગ્રામ હતો અને VNM ફાઉન્ડેશન તરફથી આ પ્રોગ્રામ રાખ્યો હતો, તુમ અકેલી નહીં હો। એમાં ડૉક્ટર માયાબેનને બોલાવ્યા હતા અને 2 દિવસનો પ્રોગ્રામ હતો। એમણે અમારા લાભાર્થીઓને ખૂબ જ સરસ સલાહ આપી, જે પ્રેગ્નન્ટ હોય ત્યારે શું જમવું જોઈએ અને પ્રેગ્નન્સી ડિલિવરી થઈ ગયા પછી આપણે 6 મહિના શું કાળજી લેવી જોઈએ, બાળકને ફીડિંગ કેવી રીતે કરાવવું જોઈએ અને પ્રેગ્નન્સી ટાઈમે કેલ્શિયમની ગોળી, આયર્નની ગોળી કઈ રીતે કેવી રીતે કયા ટાઈમે લેવી જોઈએ અને નોર્મલ જે બહેનો હતા એમણે આખા દિવસ પોતાના
પરિવાર માટે તો ટાઈમ કાઢે જ છે, પણ પોતાના માટે પણ અડધો કલાક પણ ટાઈમ કાઢીને એક્સરસાઇઝ કરવી જોઈએ અને પોતાના શરીર માટે શું સારો ખોરાક છે, શું નથી સારો ખોરાક, એ બધાની સલાહ આપી હતી. અને કેલ્શિયમયુક્ત, આયર્નયુક્ત ખોરાક ખાવો જોઈએ જે આપણા શરીર માટે સારું હોય. અને મેડમે 2 દિવસ ખૂબ જ સરસ સલાહ આપી અને અમને લાભાર્થીઓને પણ ખૂબ જ મજા આવી અને અમને પણ ખૂબ જ સરસ પ્રોગ્રામ લાગ્યો. હું મહેતા હેતલ એમ સમા 8 આંગણવાડી કાર્યકર. આજે અહીંયા ગયા વીકે અને આ વીકે VNM ફાઉન્ડેશન તરફથી પોસ્ટ મોનોપોઝ અને મોનોપોઝ વિશે અહીંયા જે એ લોકોએ પ્રોગ્રામ કર્યો એમાં ડૉક્ટર માયા મોદી મેડમ આવીને એમણે જે બધી સલાહ આપી મોનોપોઝ વિશે અને પોસ્ટ મોનોપોઝ વિશે, એક મહિલાઓ અને બહેનો માટે ખૂબ જ ઉપયોગી હતી અને જે લોકો જાણતા નહોતા એ આનાથી વધારે જાણકારી એમને મળી અને મેડમે ખૂબ જ સારું સમજાવ્યું. અને આ ફાઉન્ડેશને જે એક પહેલ કરી છે કે તું અકેલી નહીં હો, એ બહુ જ ખૂબ જ સરાહનીય પ્રોગ્રામ છે અને આવું આગળ કરતા રહે એ સારું છે. VNM फाउंडेशन के इस प्रोजेक्ट को GIPCL का सहयोग मिला. आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए पोस्टनेटल केयर, पोस्टपार्टम डिप्रेशन और मेनोपॉज से संबंधित माउंट बोर्ड्स भी यहाँ लगाए गए. ऐसा कहा जाता है कि लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए कॉन्फिडेंस ही सबसे बड़ा गहना है, सबसे सुंदर गहना है जिससे इंसान चमक उठता है और इंसान आगे बढ़ जाता है. लेकिन हम में से कई लोग इस बात को नकारेंगे नहीं कि हम जो पहनते हैं, हम जैसे दिखते हैं, जैसे उभर के लोगों के सामने आते हैं, उससे हमारे कॉन्फिडेंस को एक अलग ही बूस्ट मिलता है. जब हम बहुत अच्छे दिख रहे होते हैं और कंफर्टेबल कपड़ों में होते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस और हमारा कंफर्ट एक अलग लेवल पे होता है. आज हम क्यों बात कर रहे हैं कपड़ों की, हम आज क्यों बात कर रहे हैं लुक्स की, क्योंकि आज के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं फैशन सेंस के बारे में. क्या होता है फैशन सेंस और रैपिडली जो फैशन इंडस्ट्री में चेंजेस आ रहे हैं उस ट्रेंड को हम अंधाधुंध फॉलो कर रहे हैं. लेकिन हम पर किस तरह के कपड़े जचते हैं, किस तरह के कपड़े हमें सूट होते हैं, हमारी हाइट के हिसाब से, हमारी बॉडी टाइप के हिसाब से, हमारे कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से हम पर अलग अलग रंग जचते हैं. मैं जानती हूँ कि आप में से कई लोग इसके बारे में डिटेल में नहीं जानते होंगे और इसलिए आज VNM TV पर हम आपके लिए लेकर आए हैं ये खास एपिसोड जहाँ हम बात करेंगे फैशन सेंस के बारे में. आज हमारे साथ में जुड़ रहे हैं हमारे 2 गेस्ट जो दोनों ही फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हैं, फैशन डिज़ाइनिंग से जुड़े हैं, दोनों ही PhD स्टूडेंट्स हैं और हम इनसे एक एक करके हमारे सारे सवालों के जवाब जानेंगे. सबसे पहले आप दोनों से मेरा सवाल रहेगा कि फ़ैशन सेंस के बारे में जो बेसिक चीज़ है जो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं या जिन्हें पता ही नहीं होता है, तो वो कौन सी ऐसी चीज़ है? सबसे पहले तो हम जो भी कपड़े चूज़ कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, वो उसमें हम कंफर्टेबल होना इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट. कंफर्ट इज़ द फर्स्ट फैक्टर दैट इज़ कंसीडर्ड. अनदर थिंग इज़ ओकेजन, हम कौन से ओकेजन के लिए क्या स्टाइल चूज़ कर रहे हैं. सो अगर हम पार्टी में जा रहे हैं सो उसके अकॉर्डिंग व्हाट इज़ द सूटेबल क्लोथिंग्स दैट वी आर चूजिंग, व्हाट इज़ द स्टाइल्स दैट आर वी आर सिलेक्टिंग. अनदर थिंग इज़ योर बॉडी टाइप, आपकी बॉडी टाइप क्या है, आप फैट हो, थिन हो, कौन सी बॉडी टाइप आपकी, खुद को आपको एनालाइज करना है एंड देन you have to choose the correct style according to your body. Next thing is fit. Whatever you are wearing, it should be in the perfect fit. So ये कुछ basic चीज़ें हैं जो हम ignore कर देते हैं, but these are the important things that we should consider while selecting the perfect clothing for ourselves. मेरा मानना ये है कि हम ट्रेंड्स को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं और जो हमारी बॉडी टाइप को सूट नहीं भी करता है हम उसको भी पहनते हैं जस्ट ब्लाइंडली, जस्ट इन्फ्लुएंस होके सोशल मीडिया में इमेजेस देख के. मुझे ऐसा लगता है अपनी बॉडी टाइप को समझना, अपने कॉम्प्लेक्शन को समझना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपने लिए स्टाइल चूज़ करना. दूसरी बात, एक टर्म है कैप्सूल वार्डरोब, उसमें ये रहता है कि आप कुछ पीसेज ऑफ क्लोथ्स ऐसे लो जिसको आप मल्टीपल वेज में स्टाइल कर सको. सबसे बड़ा फैशन सेंसेस आपको अपने ही वार्डरोब में से कुछ पीसेस से स्टाइल करना आना चाहिए. तो बेसिक फैशन सेंस क्या होता है और किस तरह से हमें कपड़ों को चुनना है जो हम पर अच्छे भी लगे और डिसेंट भी लगे. मेन होता है डिसेंट लगना और खूबसूरत तो हम सबको दिखना ही होता है.
चाहे मेल हो या फीमेल, हर किसी को सुंदर दिखना बहुत पसंद होता है और इसीलिए वो कोशिश करते हैं कि सुंदर कपड़ों का कलेक्शन वो करे, सुंदर कपड़े वो जाके मार्केट से खरीदें। तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि क्या सिर्फ खूबसूरत जो कपड़े लगते हैं उसे ही फैशन सेंस में गिना जाएगा? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फैशन सेंस इज़ मोर टू डू विथ व्हाट यू आर सिलेक्टिंग फॉर योर सेल्फ। जैसे मैंने कहा कि ओकेजन क्या है, कौन से इवेंट आप अटेंड कर रहे हो, उसके लिए आपको सही ज्वेलरी, सही एसेसरीज़, हाउ यू सिलेक्ट योर क्लोथिंग, accessories, how you groom yourself, that all is that these all are the components of fashion sense. यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि जब भी हम शॉपिंग करने जाते हैं कपड़ों के लिए, तो सबसे पहले हमें चेक करना चाहिए क्या ये मेरा साइज़ है कि नहीं, क्या हम सही साइज़ के कपड़े ले रहे हैं कि नहीं। सबसे पहले आप ब्रांड का साइज़ चार्ट चेक करिए और अपने मेजरमेंट्स ध्यान रखिए कि आप किस मेजरमेंट के कपड़े लेने आए हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी ब्रांड का हमें M आता है, किसी का L आता है, और हमेशा विदाउट ट्राई किए कपड़े कभी भी नहीं लेने चाहिए। एंड दूसरी चीज़, ज़रूरी नहीं है कि जो अगर किसी और बॉडी टाइप को सूट कर रहा है तो वो आपको भी सूट करे। अक्सर हम ये गलती कर देते हैं कि हमारे आसपास जो हमारे दोस्त होते हैं, अगर वो किसी डिज़ाइन के कपड़े लेके आते हैं, अक्सर हम लड़कियों को किसी का टॉप पसंद आ जाता है तो हम सोचते हैं कि मैं भी ऐसा ही टॉप खरीदूंगी, लेकिन हम यही भूल जाते हैं, जैसा अभी अभी सिमरन ने कहा, कि देखा देखी में नहीं जाना है कि जो अगर किसी और की बॉडी पे सूट हो रहा है वो ज़रूरी नहीं है कि आप पर भी सूट हो। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल यही आ जाता है कि ये बात तो बहुत बेसिक सी हो गई है कि हमें अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से और कंफर्ट कपड़े चुनने हैं, लेकिन कैसे समझें कि हमारे ऊपर हमारी बॉडी, हमारे वेट, हमारी हाइट और हमारे कॉम्प्लेक्शन को लेकर किस तरह के कपड़े हम पर सूट करते हैं। अगर लंबे इंसान हैं तो वो किस तरह के कपड़े पहने, किस पैटर्न के कपड़े पहने, और अगर हाइट छोटी है तो किस तरह के कपड़े हम पर जचेंगे, इसके बारे में भी हम समझ लेते हैं। अगर हम खुद को ऐसा फील करते हैं दैट वी आर थिन और वी आर फैट, उसके लिए अगर हमें लगता है कि हम थिन हैं तो ज़्यादा बॉडी हगिंग कपड़े नहीं पहनना है। वी शुड अवॉइड बोल्ड प्रिंट्स, डार्क कलर्स जो थिन है उनको अवॉइड करना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर हमें अपनी हाइट को ब्रेक नहीं करना है तो कभी भी गारमेंट को ब्रेक करके 2 कलर्स में डिवाइड नहीं करना चाहिए। अगर आपको हाइट को लंबी दिखाना है तो आप मोनोक्रोमैटिक टोन या तो सिंगल कलर टोन को फॉलो कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जो भी पार्ट पे अगर आप ब्रेक दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप क्रॉप टॉप पहन रहे हैं और वहीं से जीन्स स्टार्ट कर रहे हैं, सो दैट विल मेक योर टॉर्सो लुक स्मॉलर। आपका जो ऊपर की बॉडी है वो छोटी लगेगी और नीचे की बॉडी लंबी लगेगी। इसी का ही वाइसा वर्सा, अगर आप लॉन्ग टॉप पहनते हैं और अगर हिप लाइन तक आप ब्रेक देते हैं तो आपकी टॉर्सो छोटा लगेगा आपका टॉर्सो लंबा लगेगा और आपकी लोअर बॉडी छोटी लगेगी। तो उसको बैलेंस करना हमें स्टाइलिंग के लिए आना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, कॉम्प्लेक्शन के लिए, तो जब हम बात करते हैं डार्कर कलर्स की, तो डार्कर कलर्स हमें नेचुरली थोड़ा सा थिन दिखाते हैं। सो जो प्लस साइज़ के लिए मैं बोलूँगी डार्कर कलर्स आर बेस्ट। एंड अगर आप बहुत पतले हैं तो आप लाइटर कलर्स भी पहन सकते हैं। अगर कॉम्प्लेक्शन की बात करें तो आपका फेयर स्किन है तो आपको ज़्यादा पेस्टल शेड्स पहनने चाहिए। इफ़ यू हैव गेहुआ विटिश स्किन टोन, सो आपको ज़्यादातर ब्राइट कलर्स पहनने चाहिए। एंड इफ़ यू हैव डार्कर स्किन और डस्की स्किन, सो आपको ज़्यादातर वो कलर अवॉइड करने चाहिए जो डल है, जैसे कि ग्रे, ब्राउन्स, ये सारे शेड्स आपको अवॉइड करने चाहिए। तो आप में से कई महिलाओं को इसका जवाब मिल गया होगा कि अब आपको किस तरह से अपने कपड़ों को चूज़ करना है, ओकेशन के हिसाब से या इन जनरल आप अगर कपड़े पहन रहे हैं तो किस तरह से अपने बेस्ट वार्डरोब को कलेक्शन को भरना है, यह आपने आज समझ लिया है। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल जो आखिर में मैं करना चाहूँगी कि हम कपड़ों को तो चुन लेते हैं, चलिए जैसे तैसे वो सूट भी हो जाएगा, लेकिन कई महिलाओं को अपना करेक्ट ब्रा साइज़ भी नहीं पता होता है। कैसे हम अपने लिए करेक्ट ब्रा साइज़ समझें, किस तरह से उसे हम मेजर कर सकते हैं और किस तरह से हम उसे शॉपिंग कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम आज समझ लेते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट ब्रा साइज़, हम देखते हैं कि मार्केट में 2 मेजरमेंट्स अवेलेबल होते हैं। वन इज़ योर अंडरबस्ट एंड वन इज़ योर कप साइज़। सो
कप साइज़ ABCD में आता है. अंडर बस्ट जो है वो 34-36 इंचेस अवेलेबल होता है. सो हाउ टू डिसाइड दोज साइज? यू कैन जस्ट मेजर योर अंडर बस्ट का जो मेजरमेंट है उसका और योर अपर बस्ट मेजरमेंट, उन दोनों के बीच जो डिफरेंस है, इफ़ इट इज़ 2 inches so your size is A. If it is 4 inches then your size is B. So this is the basic understanding of selecting the correct bra size and correct cup size. इसी बात पे मैं आगे ऐड करना चाहूँगी. ये तो बहुत अच्छा पॉइंट बताया आपने कि आप मेजरमेंट कैसे ले सकते हैं. दूसरी चीज़ ये है कि जब हम अंडरगारमेंट्स की बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आप फैब्रिक कौन सा चूज़ कर रहे हैं, उसमें ब्रीदेबिलिटी है कि नहीं. सो आप कभी भी लेबल देखें तो उसमें आप 98% कॉटन एंड 2% इलास्टिन फॉर इलास्टिसिटी ये ज़रूर चेक करके लें. और आई वुड रेकमेंड कि आप ब्रांड्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कर सकते हैं. जितना अच्छा ब्रांड होगा उतनी हायर क्वालिटी ऑफ अंडरगारमेंट्स रहेंगे. And it is very important to choose correct size and correct fabric for your undergarment. वैसे तो ये मेरा आखिरी सवाल था, लेकिन जैसे गारमेंट्स की बात हुई, फैब्रिक की बात हुई, तो ये मैं आगे जो हमने बात करी उसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी कि हमने बॉडी टाइप के हिसाब से किस तरह के पैटर्न और किस तरह के कलर को चूज़ करना है वो समझ लिया. लेकिन क्या ऐसा कुछ होता है कि कौन सा फैब्रिक हमारी बॉडी पे सूट होता है? क्या ऐसा कुछ होता है हमारी बॉडी के लिए? वैसे तो आप फैब्रिक स्ट्रेचेबल या नॉन स्ट्रेचेबिलिटी के ऊपर आप जज कर सकते हैं. अगर आपको बहुत बॉडी हग्ड या टाइट फिटेड गारमेंट्स पहनने हैं तो आप निटेड चूज़ कर सकते हैं. अदरवाइज़ वोवन फैब्रिक्स फॉर कुर्ता ब्लाउजेस उसके लिए रहता है. अपार्ट फ्रॉम फैब्रिक मैं ज्वेलरी के ऊपर भी फोकस करना चाहूँगी. अगर आप डस्की टोन है या अगर आपका वीटिश कलर है तो गोल्ड टोन जो कि इंडियन स्किन टोन के साथ सबसे ज़्यादा जाता है. सो गोल्ड ज्वेलरी आई वुड रेकमेंड. एंड लाइटर टोन्स के लिए रोज़ गोल्ड एंड सिल्वर बोथ. तो जितना लाइटर कलर मेटल का होगा उतना ज़्यादा लाइटर शेड्स पे इन्हांस करेगा, और जितना ज़्यादा डार्कर कलर मेटल का होगा उतना ज़्यादा वीटिश स्किन पे वो इन्हांस करेगा. हम महिलाएं अक्सर इस सवाल का जवाब ढूंढती ही रहती हैं कि आखिर हम किस तरह के कपड़े पहने, और उसके साथ में एसेसरीज़ की भी कई सारी ऑप्शंस हमारे सामने होते हैं, लेकिन कैसे चुनें, किस तरह से हम अपने आप को और निखारें, ये सवाल हमारे दिमाग में घूमता ही रहता है. और आज इस सवाल का जवाब आप तक पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश हमने की है. तो उम्मीद करते हैं कि आज जो बातचीत, जो चर्चा हमने करी है फैशन से जुड़ी, वो चर्चा आपको पसंद आई हो. इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई सवाल उठे तो आप उसे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं. हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक सही जवाब हम कमेंट सेक्शन के ज़रिए पहुंचा दें. फिर लौटेंगे एक और इसी तरह के टॉपिक के साथ. तब तक देखते रहिए VNM TV. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. होटल रिजेंटा फेरलार्क वडोदरा, मैनेज्ड बाय रॉयल ऑर्चिड होटल्स लिमिटेड, वडोदरा वासना भाईली रोड, रिजेंटा फेरलार्क का लार्क मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट का खूबसूरत एम्बियंस और डिलीशियस फूड आपके हर ओकेजन और फैमिली फ्रेंड्स गैदरिंग को बनाएगा मेमोरेबल.
रिजेंटा फेरलार्क में छोटे बड़े सभी फंक्शन के लिए अलग अलग कैपेसिटी के 3 शानदार बैंक्वेट, पीकॉक, डव और फ्लेमिंगो, 95 वेल अपॉइंटेड रूम्स एंड लग्जरी सूट्स रूम्स जो आपको देगा घर जैसा सुकून। खुद को तरोताजा करने रिजेंटा फेरलार्क में ओपन टू स्काई स्विमिंग पूल और ब्यूटीफुली डिजाइन स्पा की फैसिलिटी। रिजेंटा फेरलार्क वडोदरा, दर्शनम कैपिटल नियर वेव्स क्लब, वासना भाईली रोड, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong, BG Electric presents India's first RUV. After all, the roads are the same. Why should only four-wheelers have all the luxury? Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement. Kanan International at Trident Complex, Risco Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll-free number 1800-233-6699. हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। Switch to RR Signature Broadway fans with curved plates जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। Feeling like a wow. RR Signature fans, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view. સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing. So grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit.
Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. After all, the roads are the same. Why should only four-wheelers have all the luxury? V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Sri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918738 72606 or 919879 572 606. नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं विनम टीवी किड्स। हैप्पी संडे मॉर्निंग हमारे सारे व्यूअर्स को। मुझे पता है कि आप सबको लास्ट हफ्ते का जो हमारा एपिसोड था बच्चों के साथ वो बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि बहुत सारा फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक कहूँगी, हमें मिला है। बच्चे बहुत खुश हुए। बहुत सारे टीनेजर्स जिन्हें अपने दिमाग में बहुत सारे प्रश्न जो लेके चल रहे थे, वो उस माध्यम से काफ़ी बच्चों को जवाब भी मिले हैं। तो चलिए इस हफ्ते एक ऐसे टॉपिक पे बात करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम बच्चों की बात करते हैं तो जिस तरह हम कहते हैं कि बच्चे के साथ उसके पेरेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिमिलरली टीचर्स भी, एजुकेशन सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज बच्चों से हट के पेरेंट्स पर चलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों की बात तो आएगी ही यहाँ बीच में। आज बात करेंगे पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस के बारे में। हम रोजाना पढ़ते हैं पेपर्स में, न्यूज़ देखते हैं कि बच्चे जो हैं आजकल, स्पेशली अगर मैं टीनेजर्स और एडोलेसेंट्स की बात करूं, तो कुछ बच्चे सुसाइड कमिट कर रहे हैं या अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर कहीं ना कहीं किसी तरह का पेरेंटल प्रेशर है। फिर वो प्रेशर चाहे पढ़ाई का हो, अच्छे ग्रेड्स लाने का हो, बेस्ट बनने का हो, कंपटीशन में फर्स्ट आने का हो, या फिर बेस्ट कोचिंग क्लास में सबसे अच्छा परसेंटाइल लाने का हो। पर कहीं ना कहीं किसी भी वजह से जो प्रेशर बच्चों के ऊपर जा रहा है, उससे उनके दिमागी जो उनकी वेलबींग है, मेंटल हेल्थ जो है, उस पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। तो चलिए आज बात करते हैं कि क्या ये जो पेरेंटल प्रेशर है ये सही है या सही नहीं है, और अगर हम देना भी चाहते हैं तो कितनी लिमिट में देना चाहिए, वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इस माध्यम पे सिर्फ बच्चे नहीं बल्कि हम पेरेंट्स के लिए भी हमेशा कुछ ना कुछ लेकर आते रहते हैं। और आज हमारे साथ इस टॉपिक पर चर्चा करने के लिए फिर से बहुत ही उम्दा एक्सपर्ट डॉक्टर शीतल नायर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आरती जी और वीनम टीवी के सारे दर्शकों को। सर ऑथर हैं, ये साइकोथेरेपिस्ट हैं, और सर जो हैं ये रोज़ाना अपने दिनचर्या में बहुत सारे बच्चे, स्पेशली टीनेजर्स और एडोलेसेंट्स के साथ रूटीन में बहुत सारा काम करते हैं। ये पेरेंट्स के साथ भी काउंसलिंग के सेशंस ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको कंडक्ट करते हैं, और ओवरऑल कम्युनिटी में मेंटल हेल्थ को लेकर बहुत उम्दा काम कर रहे हैं और बहुत पॉजिटिव काम कर रहे हैं। सर, आज पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस पे बात करेंगे, एंड आई एम श्योर आपने डेफिनेटली अपने इस करियर में बहुत सारे बच्चों से या पेरेंट्स से जब आप मिले होंगे, और जब बच्चे तकलीफ में हों तो कहीं ना कहीं छोटा या बड़ा
किसी भी तरीके से पेरेंटल प्रेशर बच्चों के ऊपर आता ही है। तो सबसे पहले मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगी कि जब हम पेरेंटल प्रेशर की बात करते हैं तो या तो वो एक्सट्रीम होता है यानी बहुत ज्यादा, या बिल्कुल ही नहीं होता है। तो ये जो इम्बैलेंस है आपके हिसाब से एज एन एक्सपर्ट, क्या ये सही है और क्या सोचते हैं आप इस बारे में? पहली चीज़ है कि पेरेंटिंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ इसलिए है बिकॉज इसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं मिलती है। देयर इज जीरो ट्रेनिंग विच इज़ गिवन, कोई कोचिंग या मॉड्यूल नहीं है जो आप एजुकेशन लें, इसके बारे में आप सीखें और देन यू बिकम अ पेरेंट। वो होता नहीं है। यूजुअली आपने अपने खुद के पेरेंट्स को देखा है, आपके सोसाइटी में लोगों को, दूसरों को देखा है, आपके रिलेटिव्स को देखा है और एक पेरेंटिंग का मॉड्यूल बना है। कभी कभी हमारी खुद की जो हमारा खुद का जो चाइल्डहुड है उसका एक पेरेंटिंग एक्सपीरियंस है। कभी हमारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहे होंगे, कभी वो ज़्यादा रिलैक्स रहे होंगे, कुछ उन्होंने गलतियाँ की होंगी आपके साथ, तो आप चाहेंगे कि आपके खुद के बच्चों के साथ ये गलतियाँ आप रिपीट ना करें। ये करने के चक्कर में क्या हो जाता है, आप बैलेंस छूट जाता है आपका। वो डाइटिंग में कहते हैं ना कभी कभी कि वेट लॉस करने के चक्कर में इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप चले जाएंगे एंड सडनली यू विल स्टार्ट लूजिंग लीन मसल। प्रोटीन लेना पड़ता है, फैट्स छोड़ दो, कार्ब्स छोड़ दो। पेरेंटिंग में ऐसा ही कुछ है। यू हैव टू हैव अ बैलेंस्ड डाइट, एक बैलेंस्ड अप्रोच चाहिए। अगर बैलेंस्ड अप्रोच नहीं होगा तो जस्ट लाइक अ डाइट, जैसे आपका बॉडी टॉस पे चला जाता है, आपका बच्चा जो है दैट चाइल्ड विल बी लॉस्ट, उसको आइडिया ही नहीं होगा। आई हैव सीन सो मेनी पेरेंट्स, काफ़ी पेरेंट्स को मैं देख चुका हूँ जो कभी कभी स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं और उनको एकदम से रियलाइज होता है अरे हम बहुत स्ट्रिक्ट हो गए, तो फिर सडन उनके अंदर वो एक रिलैक्सेशन आता है और वो बच्चों को कंपनसेटरी गिफ्ट्स देने लगते हैं, कुछ ऐसी चीजें करने लगते हैं ताकि उनकी जो स्ट्रिक्टनेस है उसको ओवर कंपेंसेट कर सके वो। अब ये एक नेगेटिव बिहेवियर है, दिस इज अ नेगेटिव ट्रेट इन साइकोथेरेपी, वी कॉल इट अ नेगेटिव ट्रेट, इट्स अ हुक विच इज अटैच्ड टू योर बिहेवियर। बच्चे जो है अपने माँ बाप को देख के ही चीजें सीखते हैं और वो बहुत जल्दी सीखते हैं। आपका स्पाउस कम चीजें समझेगा और सीखेगा, पर उससे ज्यादा बच्चे समझ जाएंगे। बच्चों को एक हल्की जो बिहेवियर में आपकी चेंजेस आती है वो समझ में आ जाएंगी और उनको पता चल जाएगा कि अगर पापा बहुत नाराज होते हैं तो किस हिसाब से बिहेव करना है ताकि पिताजी को बुरा लगे, उनको थोड़ा गिल्टी फील हो और वो ओवर कंपनसेट करे। एंड आपको पता भी नहीं चलेगा, यू विल गेट इनटू अ विशियस साइकिल। बच्चों के साथ करेंगे गुस्सा, बच्चा एक तरीके से बिहेव करेगा एंड उसके अगेंस्ट आप ओवर कंपनसेट करेंगे। मुझे आज ही सुबह एक क्लाइंट मिला था, उसने मुझे कहा कि उसके बिल्डिंग में एक बच्ची है जिसकी माँ बेसिकली खाना बनाने के लिए जब जाती है तो अपनी बच्ची को फ़ोन दे देती है। जैसे वापस आती है और फ़ोन उसके हाथ से निकालती है तो वो रोने लगती है, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और माँ को लगता है उसने बहुत गलत कर दिया और वो बच्ची को वापस फ़ोन पकड़ा देती है। अब मानिएगा ये जो बच्ची है वो सिर्फ 2.5 साल की है, 2.5 years। दिस इज द बिहेवियर दैट अ पेरेंट इज ट्राइंग टू इनकलकेट। आप एक चीज़ समझिए, दीज आर लाइक फाउंडेशन ईयर्स, राइट। आप जो अपने बच्चों के साथ करेंगे फाउंडेशन, वही आगे जाके बच्चा उस हिसाब से बिहेव करेगा। सो अगर आपका 16 साल का बच्चा जिद्दी है तो इसकी गलती आपकी है, बिकॉज आपने कहीं ना कहीं वो जिद उसके अंदर उत्पन्न किया है। नाउ दैट डजंट मीन दैट यू हैव लॉस्ट, इट कैन बी वर्कड अपॉन, बट पेरेंटिंग इज वेरी वेरी वियर्ड। यू हैव टू कीप ऑन चेंजिंग। आपको अपने आप के अंदर रेगुलर बेसिस पे इंट्रोस्पेक्शन, अपने अंदर झांक के देखना कि आपने इससे क्या सही किया है, क्या गलत किया है, ये करना पड़ेगा। अब एक काउंटर थॉट प्रोसेस ये है कि कुछ लोग मुझे ये कहते हैं कि हम लोग तो बच्चे थे, हम तो हमारे टाइम पे तो ऐसा कुछ होता नहीं था। तो मैं इन सबको एक चीज़ कहूँगा, जब आप बच्चे थे आप पे कितनी फोकस या कितना अटेंशन दिया गया था? क्या आपके जो माँ बाप है उन्होंने कभी ये चेक किया है कि तुम किस हिसाब से कपड़े पहन के जा रहे हो, तुमको स्कूल में कौन तुमको क्या कहता है, कितने कॉम्पिटिशन्स में तुमने टेक पार्ट किया है, कितने ओलंपियाड्स तुमने किए हैं? कभी पेरेंट्स को ये सब सोचना नहीं पड़ता था, बच्चे हैं अपने आप बड़े हो जाते थे। बट ये इरा उसका नहीं है, दिस इज अ वेरी वेरी हाईली कॉन्सेंट्रेटेड इरा। तो जिस टाइम में आप रह रहे हैं उस हिसाब से आपको अपनी पेरेंटिंग की टेक्निक्स भी बदलनी पड़ेंगी। पुरातन काल के जो टेक्निक्स है उसको अभी आप यूज करेंगे तो आपके बच्चे विल सफर। जब अगर आपके बच्चे सफर करेंगे तो आगे जाके यू विल सफर, बिकॉज दे विल बी सैड एंड यू विल बी सैड। आखिरकार एज अ पेरेंट आप क्या चाहते हैं? यू वांट अ हैप्पी एंड हेल्दी चाइल्ड, दैट्स इट। और किसी को कुछ नहीं चाहिए। सो फोकस करिएगा अपने आप को, यू कीप ऑन चेकिंग योरसेल्फ, इंट्रोस्पेक्शन करें, चेक करें कि आपकी जो टेक्निक है वो रिलायबल है कि नहीं। लोगों से बात करें, सीखे, समझे एंड ट्राई टू इंश्योर दैट बैलेंस्ड डाइट की तरह बैलेंस्ड अप्रोच मेंटेन करें इन पेरेंटिंग। बहुत सही बात बताई सर आपने, और मुझे आपका ये जो रिलेशन है बहुत अच्छा लगा कि बैलेंस डाइट जिस तरह से होती है वैसे ही बैलेंस पेरेंटिंग जो है
उसे एक्सेप्ट करना और उसे प्रैक्टिस करना रूटीन में, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट आपने जो कहा कि खुद को चेक करते रहें एज अ पेरेंट, क्योंकि बहुत सही कहा कि पेरेंटिंग जो है उसकी कोई किताब नहीं है, और हम पेरेंटिंग सीख कर नहीं आते हैं। हमारी यूजुअली जो हमारी पेरेंटिंग है वो हमारे पेरेंट्स से आती है, लेकिन अपने आप को आई थिंक बदलाव अपने आप में लाना, क्योंकि करंट टाइम में जो चीजें चल रही हैं, हमारे पेरेंट्स तो किसी भी चीज के लिए एक ही होता था कि आंख दिखाना और चुपचाप बैठ जाना। शायद वैसी पेरेंटिंग अभी नहीं चल सकती है, और उसमें हमें बदलाव लाने की कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन आई थिंक आपने कहा, बहुत सही कहा कि बैलेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। जहां हमें फर्म होना है वहां फर्म होना जरूरी है, जहां प्यार करना है वहां प्यार देना भी बहुत जरूरी है, और जहां हमें रिस्ट्रिक्शंस देने हैं वो भी जरूरी है, जहां छूट देनी है वो भी जरूरी है। लेकिन इस पे कहीं ना कहीं ये सब चीजें जो है ना, वो हमें ऐसा लगता है कि सब हमारे काम के इर्द गिर्द घूमती हैं। जैसे आपने एग्जाम्पल दिया उस माँ का और बच्ची का, तो जब हमें कन्वीनियंट लगता है हम चीजें दे देते हैं, और जब हमें लगता है कि नहीं नहीं, याद आ गया कि नहीं, अरे ये तो गलत है, तो वापस ले लिया। पर शायद बच्चे को वो चीज बिल्कुल समझ नहीं आती है। तो बैलेंस क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सर, अगला प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जब हम पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस की बात करते हैं, सबसे पहली बात, एक्सपेक्टेशंस रखना सही है या गलत, ये जरूर पूछूंगी पहले। और अगर आपको लगता है कि ये सही है, तो इसकी भी कोई मार्गदर्शन होनी चाहिए। किस तरह से कोई पेरेंट समझे कि उसे अपने बच्चे से किस तरह की एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए, और वो एक्सपेक्टेशंस सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए, या फिर धीरे धीरे उसकी जो क्वांटिटी है वो बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए, मतलब उसका मापदंड किस तरह से समझे कोई भी पेरेंट। Okay, this is a very interesting thing. I'll just draw भगवद गीता in this. गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी चीज में आपको एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, सिर्फ अपने एक्शन पे फोकस करना चाहिए। एज अ पेरेंट अगर आप ये कर पाएं तो बेहतरीन है, बट ये नहीं हो पाएगा। Right. किसी भी रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशंस ऑटोमेटिकली आ जाती है, इट्स ह्यूमन नेचर। एक्सपेक्टेशन सिर्फ उतनी रखे जितनी आपने सामने दी है। अभी अगर आपने आम का पेड़ बोया है, तो उस आम के पेड़ में से सडनली अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे स्ट्रॉबेरीज आ जाए, तो नहीं पॉसिबल है। तो कैसे हो पाएगा? आपने जिस प्रकार से किसी भी चीज का ढांचा तैयार किया है, वो उसी हिसाब से झेल पाएगा। इफ यू पुट अ फाउंडेशन, आप किसी फाउंडेशन में एक स्पेसिफिक वेट की चीज लगाने के लिए आप फाउंडेशन लगाते हैं, उससे ज्यादा उस लोड देंगे उस फाउंडेशन को, तो फाउंडेशन टूट जाएगा। सो एज अ पेरेंट एक्सपेक्टेशंस रखने में कोई दिक्कत नहीं है, बट एक्सपेक्टेशन रखने से पहले ये जरूर सोच लीजिएगा कि ये आप ही का बच्चा है। सो ही और शी इज योर डीएनए, यू नो, तो वो जेनेटिक कोड आप में से आया हुआ है। तो आप एक लिमिट से ज्यादा क्या खुद पे झेल पाएंगे? ये चीजें जो आप उससे करवा रहे हैं, क्या आप खुद कर पाएंगे? अगर आप खुद कर पाते, अगर आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती, तो गुड, एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम योर चाइल्ड। उसके लिए बेटर कंडीशंस क्रिएट करिए। आप ऐसा सोच सकते हैं ना कि हम, मेरे माँ बाप ने शायद मुझे उस टाइप की कंडीशंस नहीं दी, वो एटमॉस्फेयर नहीं था। काफी पेरेंट्स मैं आज की तारीख में देखता हूँ खुद स्पोर्ट्स पे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, मतलब दे वर सो लैगर्ड, बट बच्चे को सुबह फुटबॉल करवाएंगे, शाम को क्रिकेट करवाएंगे, कभी कभी जिम में भी ले जाएंगे। मतलब इवेंचुअली बच्चा एट द एज ऑफ 8 to 10 इज डूइंग सो मच दैट टुवर्ड्स द एंड बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं फिटनेस पे फोकस करूं, पढ़ाई पे फोकस करूं, तो करूं तो क्या? करेक्ट। सो एज अ पेरेंट आप क्लियर डिस्कशन करें। आई अंडरस्टैंड कि 8 साल के बच्चे के साथ या 10 साल के बच्चे के साथ आप डिस्कशन किस लेवल पे कर सकते हैं। ये जरूर कह सकते हैं कि बेटा तुम्हें मजा आ रहा है। मैं बार बार इस चीज को पुराने एपिसोड्स में भी रिपीट कर चुका हूँ, एक्सपेक्टेशंस रखने में कोई दिक्कत नहीं, बट इंश्योर करें जिससे रख रहे हैं क्या वो चीज करना चाहता है कि नहीं। एक हमारी सोसाइटी में एक हर्ड मेंटालिटी है, यू नो, भेड़ चाल कहते हैं ना, मतलब जस्ट इट्स एवरीवन जस्ट फॉलोज थ्रू। कभी कभी कुछ लोगों ने एक चीज कर दी, आपके फ्रेंड सर्कल में वो सारी चीजें लोग कर रहे हैं, तो बस हम सब वो करेंगे। कुछ लोगों ने वैदिक मैथमेटिक्स सिखाना शुरू कर दिया, तो मेरे बच्चे को वैदिक मैथमेटिक्स सिखाना है मुझे। आपको खुद को शायद मैथ्स पसंद नहीं है, आपकी वाइफ को भी मैथ्स पसंद नहीं है। जब अगर आप दोनों को मैथ्स पसंद नहीं है, तो हाउ डज योर चाइल्ड इन like love maths? How is it possible? Very true. See, it is not possible. See, the apple from a tree doesn't fall really far from the tree. It really falls right below it. It's very clear. It's an English adage, right? उसी हिसाब से आपकी रूट में से निकला हुआ जो ऑफस्प्रिंग है, वो आप ही के प्रकार होगा। इट विल बी लाइक यू ओनली, ही और शी विल बिहेव लाइक यू। सो एक्सपेक्ट ओनली दैट विच यू कैन ऑल्सो डू, उससे ज्यादा एक्सपेक्ट ना करें। दिस इज वन मेजर थिंग दैट आई थिंक सारे पेरेंट्स को करना चाहिए। दूसरा, Sigmund Freud, father of psychotherapy, he had psychology rather, he had said something very interesting when it comes to people.
इंसान कैसा है पता है, हमारे कुछ चीजें हमारी आदी हो जाती है। अगर हम रोज 6 बजे उठने के आदी हो जाएंगे ना, तो ऑन एन एवरेज ऑन अ रेगुलर बेसिस 6 बजे उठना हमारे लिए बड़ा इजी हो जाएगा। बट फर्ज करिए मैं रोज 8 बजे उठता हूँ, मुझे अचानक से किसी ने कहा कि बेटा तुझे 6 बजे उठना है, तो मुझे स्ट्रेस आ जाएगा, मैं रात को सो नहीं पाऊंगा, या मुझे 6 बजे उठना है, मुझे पूरी नींद नहीं आई। तो ये सोचते सोचते शायद मैं 8 बजे क्या 10 बजे क्या, मैं कभी कभी उससे भी ज्यादा लेट भी उठ सकता हूँ, या मेरी तबीयत बिगड़ सकती है। इसका रीजन या तात्पर्य है कि अगर आपने एक एक्सपेक्टेशन सेट की है कि मेरा बच्चा इंजीनियरिंग करेगा, या मेरा बच्चा मेडिकल करेगा, या वो एमबीए करेगा, या उसको अब्रॉड भेजना है, तो आपको उस बेसिस पे उसके साथ काम करना पड़ेगा। यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन द फंडामेंटल्स, यानी चीजें उसको समझाना, लैंग्वेज स्किल्स समझाना, मोटर स्किल्स समझाना, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। दूसरा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पेरेंट्स में, आई मे बी कॉर्नर फॉर दिस, बट मैं हमेशा कहूंगा पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को स्कूल भेज देते हैं और फिर स्कूल की जिम्मेदारी, स्कूल ने नहीं किया, स्कूल ने ये नहीं किया, स्कूल ने वो नहीं किया, और फिर बाद में ट्यूशन सेंटर्स भेज देंगे। स्कूल और ट्यूशन सेंटर्स पे एक्सपेक्टेशंस आपने आउटसोर्स कर दी है, आपने खुद पे तो कुछ किया नहीं, आप सिर्फ एक्सपेक्टेशंस की लाइन लिखते हैं। तो यू बिकम लाइक दैट मैनेजमेंट जिसने फंड दिया है नहीं, बट वो एक्सपेक्ट करता है कि उसका मैनेजर जाके इतने सेल्स का टारगेट अचीव करेगा। कैसे करेगा? इट्स नॉट पॉसिबल। सो बी देयर। अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके बच्चे में कोई रिजल्ट्स लाना है, तो इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। एंड ये पेरेंटिंग में इतना ज्यादा इसलिए बिकॉज फादर्स जो है वो काफी हद तक मदर्स पे पूरा का पूरा लोड डाल देते हैं। माँ शाम को क्रिकेट पे ले जाएगी, माँ स्कूल ले जाएगी, माँ ही देखेगी एजुकेशन क्या है, और इसके लिए एक बहुत सिंपल वन लाइनर दिया था, पिताजी जो है ब्रेड विनर है, ब्रेड अर्नर है। ब्रेड अर्नर और ब्रेड विनर ही नहीं है पिताजी, पिताजी ऑल्सो हैज टू मेक श्योर दैट द एंटायर डिसिप्लिन ऑफ द होम स्टेज। ही हैज टू क्रॉस चेक विद द मदर कि बच्चे के साथ क्या हो रहा है। एक्सपेक्टेशन तो ही सेट करिए अगर आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। सिर्फ रैंडम स्टेटमेंट्स देना है कि तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, ये बच्चों पे प्रेशर डालता है। कोटा के सुइसाइड्स, आप कहीं पे भी जाके देखेंगे बच्चों के जो स्ट्रेस रिलेटेड केसेस हैं, मेंटल ब्रेकडाउन के केसेस हैं, ये सारी 90% जो केसेस हैं दे कम बिकॉज ऑफ दिस बैड पेरेंटिंग। एंड बैड पेरेंटिंग में सबसे बड़ा विलन है रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस। दैट्स इट। बहुत जो आंकड़े आपने बताए हैं वो सही में एक रेड फ्लैग है किसी भी पेरेंट के लिए, समझना कि भाई किस तरह के एक्सपेक्टेशंस उन्हें अपने बच्चे से लगाने चाहिए। और बहुत बहुत सही बात उन्होंने कही कि जिस तरह का आप बीज बोएंगे वैसा ही पौधा आप पाएंगे। तो आई थिंक वो भी हमें एक जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी एज अ पेरेंट कितनी कैपेसिटी है, हम कितना कर पाते हैं, बच्चों से भी उतनी ही उम्मीद रखनी चाहिए। और ये जो माप तोल का जो किस्सा है, ये बैलेंस तभी बनाई जाएगा तब जब आप दोनों पेरेंट मिलकर इसके अंदर भागीदार बनेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। और आई थिंक बच्चे के लिए दोनों का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि माँ का एक तरीका है बच्चे से डील करने का और पिताजी का अलग तरीका होता है। कई बार माँ की कही हुई चीज़ें नहीं होती हैं, पर पिता की कही हुई चीज़ें मानी जाती हैं। आई थिंक दोनों जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बहुत सही कहा सर आपने। जिस तरह से सर अभी आपने बताया कि 90% जो केसेस कोटा में हुए हैं वो सुसाइडल जो भी केसेस हैं वो पेरेंटल प्रेशर की वजह से या बैड पेरेंटिंग की वजह से। इसका मतलब एक्सपेक्टेशंस जो हैं, जो पेरेंट्स से आती हैं, कहीं ना कहीं उसका जो एक उसकी जो एक रूट है वो पेरेंट के एक्सपेक्टेशन की कहीं ना कहीं बच्चे के साइकोलॉजिकल और मेंटल हेल्थ के साथ कनेक्टेड है। तो इसका मतलब इस पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके हिसाब से क्यों आपको लगता है कि पेरेंट को ये चीज़ें बहुत सीरियसली लेनी चाहिए? क्योंकि जिस तरह से हम मापदंड करते हैं, जिस तरह से हम चीज़ें बातें करते हैं, मतलब पेपर में पढ़ते हैं, रियलाइज़ होता है कि गलत है, पर जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो वो भूल जाते हैं। तो ये पेरेंट को समझना क्यों ज़रूरी है? हमारी जो हिस्ट्री है, जो हमारे जो पुराण है या हमारी जो बैक हिस्ट्री कहती है ना, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा स्केल बन जाता है किसी भी चीज़ के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए। अब एक सिंपल सा उदाहरण मैं आपको दूंगा। राम जी के पिताजी का नाम क्या था? दशरथ, राजा दशरथ। उनकी माता का नाम क्या था? कौशल्या। रावण के पिताजी का नाम क्या था? वो नहीं पता। रावण की माताजी का नाम क्या था? वो भी नहीं पता। आपको पता है रावण के जो पिताजी थे ऋषि विश्रवा थे, जो टेक्निकली ब्रह्मा जी के आई थिंक थर्ड इज ग्रैंडफादर बेसिकली ब्रह्मा। सो टेक्निकली रावण जो है भगवान का अंश है, उसमें राक्षस का भी अंश है,
बिकॉज वो जो सुमाली है, जो राक्षस राज है, उनकी पुत्री के साथ विश्रवा जी ने शादी की थी और रावण गॉट बॉर्न, जन्म हुआ। तो उसके अंदर दोनों चीजें थी। बट अच्छा। सिंस उनकी माता ने बचपन से लेके उसको सिर्फ एक ही चीज बोली कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, ऋषि विश्रवा के जो दूसरे बच्चे थे वो देव बन गए और तुम्हारे साथ ये जो है बहुत खराब हुआ है। बिकॉज रावण का भाई कौन था? कुबेर, जिनकी हम पूजा करते हैं, जो भगवान है, राइट? बिल्कुल। सो रावण इज ऑल्सो गॉड, राइट? जी। बट सी उनकी प्रवृत्ति कैसे बदली? प्रवृत्ति ऐसे बदली बिकॉज उनको बताया यही है। करेक्ट। जितनी भी जगह पे पेरेंट्स क्या है अपने बच्चों को कहते हैं अगर तुम इंजीनियर बनोगे तो तुम्हारी लाइफ सेटल है, तुम अगर यूएस चले जाओगे तो तुम बहुत अच्छा कमा लोगे, तुम डॉलर में कमाओगे, तुम्हारी जिंदगी एकदम शानदार हो जाएगी, तुम अगर कनाडा चले जाओगे तुम रीसेटल हो जाओगे, तुम एमबीए कर लोगे आईआईएम से तो तुम्हें 2-3 करोड़ का पैकेज मिल जाएगा। किसी भी फ्लाईओवर से जाए बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज ऐड दिखा देती है, गूगल हायर्स एट 1.5, लिंक्डइन हायर्स एट 2.5 करोड़। ये एक अननेचुरल एक्सपेक्टेशंस है जो हम बच्चों के दिमाग में डाल देते हैं। तो बच्चा जो बचपन से ओरिएंट हो जाता है कि उसको बनना है इंजीनियर ही। क्यों? इंजीनियर बनूंगा तो मुझे बहुत अच्छा पैकेज मिल जाएगा। बट क्या वो इंजीनियर बनना चाहता है? क्या उसमें वो कैपेबिलिटी है? क्या उसमें वो काबिलियत है? हमें नहीं पता, बच्चे को भी नहीं पता, और हम ये चेक भी नहीं करते। हम सीधा उसको उस फैक्ट्री में डाल देते हैं, कोटा फैक्ट्री बोल दीजिए या किसी भी कंसेप्ट स्कूल में डाल दीजिए, आप किसी भी उसको जेडब्ल्यू की ट्रेनिंग के लिए, नीट की ट्रेनिंग के लिए डाल दीजिए। वो क्रैक भी कर लेता है, और क्रैक नहीं कर पाता तो पिताजी लोन ले लेते हैं, प्राइवेट स्कूल में डाल देते हैं, एक्स्ट्रा फीस भरते हैं, और फिर ये बार बार जताया भी जाता है, देखो तुम्हारे लिए मैंने इतना कर्जा उठाया है, इतना लोन लिया है ताकि तुम पढ़ सको। अब वो बच्चा है, उसको शायद पता नहीं है कुछ इंजीनियरिंग करनी नहीं करनी, बट डैड हैज टेकन लोन, तो अब मुझे करना पड़ेगा क्योंकि लोन चुकाना है तो मुझे जॉब चाहिए, वो जॉब के लिए मुझे पढ़ना है। अब वो स्ट्रेस, एक बच्चे को पढ़ाई जो है ही सपोज टू हैव अ रियली गुड टाइम, उसको मजा आना चाहिए, शुड एंजॉय, ही और शी शुड एंजॉय द एजुकेशन पार्ट ऑफ इट। हम वो पूरा निकाल देते हैं। तो दैट इज वेयर द बिगेस्ट प्रॉब्लम कम्स व्हेन इट कम्स टू सेटिंग एनवायरनमेंट। हम ये जो एनवायरनमेंट सेट करते हैं अपने बच्चों के लिए, एक्सपेक्टेशंस और रॉन्ग एग्जाम्पल सेट करते हैं, और ये नेचुरली हो जाता है। इट्स अ हर्ड मेंटालिटी, इट ऑटोमेटिकली हैपेंस। इसमें ना आपकी गलती है ना मेरी गलती है, हम सब वही बात करते हैं। देखिए ना, कम से कम 4 बार मैं इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल दे चुका हूँ। मैंने ऐसा एग्जाम्पल तो दिया नहीं, मैंने ह्यूमैनिटीज का एग्जाम्पल नहीं दिया, मैंने कॉमर्स के एग्जाम्पल्स नहीं दिए। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स करते हुए बच्चों को स्ट्रेस नहीं होता है, होता उनको भी है। बट रिपोर्ट क्या किया जाता है? कोटा फैक्ट्री। रिपोर्ट क्या किया जाता है? इंजीनियरिंग के स्ट्रेस। रिपोर्ट क्या किया जाता है? मेडिकल का डॉक्टर की लाइफस्टाइल कैसी है। रिपोर्ट यही किया जाता है। इट इज नॉट दैट दीज पीपल डोंट हैव स्ट्रेस, स्ट्रेस उनको भी है और गलतियां उनसे भी होती है। अब ये एज अ पेरेंट आप क्या करेंगे, एज अ सोसाइटी आप क्या करेंगे? एज अ सोसाइटी व्हाट यू हैव टू डू इज इस्तेमाल करें साइंस का। अभी फॉर एग्जाम्पल मुझे बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली वॉशरूम जाना पड़ रहा है, बहुत यूरिनेशन होता है, तो मैं गूगल करूंगा, गूगल सबसे पहला डॉक्टर है, तो गूगल को पूछूंगा मैं फ्रीक्वेंट यूरिनेशन कर रहा हूँ, मुझे क्या हो रहा है? गूगल बोलेगा इट इज अ साइन कि शायद आपको डायबिटीज है। बस तो मैं जाके इंसुलिन लेना स्टार्ट कर दूंगा। क्या ये सही तरीका है मैम? बिल्कुल भी नहीं। क्या करना चाहिए मुझे? पहले टेस्ट करवाना चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए। बिल्कुल सही। पर पेरेंट्स ऐसा क्यों करते हैं? मेरे बेटे को मैथ्स बहुत बढ़िया आता है, ये तो इंजीनियर बनेगा, लेबल लग गया। करेक्ट। मेरे बच्चे को तो वो पता है, छोटे बचपन से ना उसको डॉक्टर खेलना बहुत पसंद है, वो एमबीबीएस करेगा। क्यों? किसने कहा? क्या आपने टेस्ट करवाया है? क्या आपने चेक किया कि आपके बच्चे में वो एबिलिटी है कि नहीं? ऐसे ब्लाइंडली लेबल कर देते हैं, और बच्चा जो है बचपन से वो लेबल लेके ऐसे सर पे ऊपर जाता है, उसके दिमाग में और कोई ख्याल ही नहीं है, ही और शी वांट्स टू डू दिस ओनली। इसके सिवा उसके दिमाग में कुछ नहीं है। हमारा जो वर्ण सिस्टम था बड़ा इंटरेस्टिंग था। आई नो लेटर ऑन बहुत अजीब हो गया, कॉम्प्लिकेटेड हो गया, बट ऐसा नहीं था। ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण नहीं होता था, ब्राह्मण के बच्चे को ऑप्शंस दिए जाते थे अलग चीजें करने के लिए। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, एवरीवन हैड डिफरेंट ट्रेड्स, और ये ट्रेड्स प्रैक्टिस करने की फ्रीडम दी जाती थी, लेबल नहीं लगाया जाता था। लेबल केम लेटर ऑन, राइट? अब वो हमारी एजुकेशन सिस्टम पे भी ब्लेम करते हैं कि हम अपने वर्ण सिस्टम को ब्लेम कर रहे हैं। बट द पॉइंट इज कि जब तक आप अपने बच्चे को टेस्ट करके क्लैरिटी नहीं देंगे कि आपके बच्चे में वो एबिलिटी है कि नहीं, आप बिना ये सोचे समझे एक्सपेक्टेशन सेट कर देंगे, तो ये 90% का जो मैंने फिगर दिया है कोटा का, एक दिन 99 हो जाएगा। और ट्रस्ट मी, कोटा तो आ गया है बड़ौदा, कोटा जाने की भी जरूरत नहीं है, यहीं पे हो जाता है सब कुछ। अब जो यहाँ आपके बच्चे जो कोटा जाए बिना स्ट्रेस होते हैं, यहाँ पे भी होगा। आप देखना ये हो रहा है, बर्नआउट हो रहे हैं। 12th में पढ़ते पढ़ते बच्चा जेडब्ल्यू की ट्रेनिंग देता है, बच्चे को ब्रेक डाउन हो जाता है, बच्चा ना 12th दे पाता है ना जेडब्ल्यू दे पाता है, 1 साल ड्रॉप हो गया। किसने कहा है कि इट इज नेसेसरी कि 12th देते देते ही जेडब्ल्यू देना है? ले लो ना 1 साल का गैप, किसने मना किया है?
एक तो कि हमारे अंदर वो रेस लगी पड़ी है, मेरा बच्चा 12th भी पास करेगा उसी टाइम तुरंत जेडब्ल्यू दे देगा ताकि उसका 1 साल बर्बाद नहीं होगा। किस लिए बर्बाद होगा? क्या कोई स्केल दिया है कि 24 तक उसको ग्रेजुएट होना है, 25 में उसकी शादी होनी चाहिए, 27 में बच्चे हो जाने चाहिए? इज देयर अ स्केल? किसने डिसाइड किया ये मापदंड? आपने डिसाइड किया। हमारी सोसाइटी ने ऐसा कुछ कहा नहीं है, सिर्फ सवाल पूछे जाते हैं जिसका जवाब आप नहीं दे पाते हो। 32 की उम्र में अगर किसी की शादी होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, 40 की उम्र में अगर आपके बच्चे हो गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंडरस्टैंड वन थिंग, ये आपकी मेंटालिटी है, आपको अपनी मेंटालिटी चेंज करनी है। अगर आप अपनी मेंटालिटी चेंज करेंगे तो आपके बच्चे खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे, और ये जो स्ट्रेस और जो टॉक्सिक सुसाइड्स की हम डिस्कशन कर रहे हैं शायद कम हो जाए। बहुत सही कहा आपने। और जब आप बात कर रहे हैं तो मुझे कोटा फैक्ट्री वाला जो स्टोरी है वो दिमाग में चल रहा था। और आपने बिल्कुल सही कहा कि कोटा जाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ शहर में ही हर जगह पर हम देखते हैं तो ये सारे ही इंस्टीट्यूट हैं। अब तो डमी स्कूल्स बोल दीजिए, कंसेप्ट स्कूल्स बोल दीजिए, हर जगह पर ये चीज़ें फैली हुई हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यहाँ पेरेंट्स की तकलीफ तो है ही, मतलब शायद उनके में इतनी अवेयरनेस नहीं है, बट हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी ये एक तरह का मुझे लगता है कि फेलियर मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि हर बार हम प्रमोट सिर्फ साइंस और इंजीनियरिंग को ही करते हैं। बहुत मुश्किल से किसी स्कूल में ह्यूमैनिटीज़ या कॉमर्स की बात की जाती है या आर्ट्स की बात की जाती है। और कहीं ना कहीं आई थिंक मुझे लगता है कि एज अ पेरेंट अगर मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे को ह्यूमैनिटीज़ करना है, बट मेरे स्कूल में करियर काउंसलिंग में सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग और मेडिकल की बात होती है, तो शायद वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे जाके स्कूल में कहना चाहिए कि भाई मुझे ह्यूमैनिटीज़ के बारे में भी जानना है, प्लीज़ आप मुझे बताएं ताकि मैं अपने बच्चे को उस तरह से मार्गदर्शन दे सकूं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सर ने बहुत सही क्या कहा कि हर बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता है, हर बच्चा इंजीनियरिंग नहीं कर सकता है। बच्चे की कैपेसिटी क्या है ये जानना एज अ पेरेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर, हम पेरेंट्स की बात तो करते हैं, लेकिन मुश्किल है कई बार पेरेंट को समझाना और पेरेंट के लिए समझना कि मैं इस उम्र में बदल सकता हूँ, अपनी सोच को चेंज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ऐसे में अगर हमें अपने ही बच्चों को, जो ये जेन जी जनरेशन है, उन्हें हमें एक चीज़ समझानी है कि वो खुद को मोटिवेट करें और इस क्षेत्र में आगे बढ़ें, तो वो अपने अंदर वो सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ मोटिवेशन किस तरह से इनकलकेट किया जाए, अगर मैं बच्चों की बात करती हूँ। बात बिल्कुल सही है कि एक उम्र में जाके फिर बदलाव लाना अपने अंदर बहुत मुश्किल होता है। हम कहते ज़रूर है कि आपको बदलना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए। काफ़ी बार पेरेंट्स कोशिश भी करते हैं, बट वो थक जाते हैं, बिकॉज एज अ पेरेंट आपके ऊपर सिर्फ पेरेंटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, सारी जिम्मेदारियाँ एक साथ निभाई नहीं जा सकती। सो हाँ, इसके अंदर इट इज़ वेरी नेसेसरी कि बच्चों के अंदर वो काबिलियत लानी पड़ेगी। कैसे लाएंगे? थोड़ा स्मार्ट बने, अपने बच्चों से बात करें, ट्राई टू अंडरस्टैंड उनको क्या पसंद है क्या ना पसंद है। देखिए, कोई बच्चा बुरा नहीं है, देयर इज नो चाइल्ड विच इज़ बैड, ठीक है। इट इज़ जस्ट द सर्कमस्टांसेस, जो उसके सिचुएशंस उसके इर्द गिर्द होते हैं, जो क्रिएट करते हैं उसकी मेंटालिटी के अंदर थोड़ा लैगर्डनेस, थोड़ा लेजीनेस, थोड़े बिहेवियरल चेंजेस। आपको खाली थोड़ा टाइम स्पेंड करके उसके साथ इसके बारे में बात करनी पड़ेगी। अब 3 चीज़ें हैं, इट्स अ थ्री स्टेप प्रोसेस दैट यू कैन डू फॉर योर चिल्ड्रन, ओके, टू मेक श्योर दैट वो सेल्फ मोटिवेट हो जाए, जो मैं हमेशा करता हूँ। कोशिश करिए पहले उस बच्चे से समझने के लिए कि वो एक्चुअली आगे जाके क्या करना चाहता है। काफ़ी बार एक बच्चा जो सबसे पहले अपने डैड को देखता है या अपनी माँ को देखता है, वो इम्प्रेस हो जाता है कि उनके करियर ऑप्शन समझ के कि मैं मेरे माँ बाप जैसा बनना चाहता हूँ। तो वो समझने की कोशिश करिए कि पहले वो क्या करना चाहता है, व्हाट डज ही वांट टू बिकम। आई विल गिव यू सिंपल एग्जांपल। मेरा एक क्लाइंट है जो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड था, जस्ट रिसेंटली फिनिश्ड हिज 12th, इज बीन विथ मी फॉर मोर देन अ ईयर। सो 12th के एग्जाम देने से पहले बड़ा कंफ्यूज था, बिकॉज वो पढ़ने का मन ही नहीं करता था। वो कहता था मुझे पढ़ने का मन ही नहीं करता है सर, क्या करना है। मैंने कहा पढ़ेगा नहीं तो करेगा क्या, कोई दिक्कत नहीं, डैड एंड मम बहुत पैसे हैं, थोड़े प्रॉपर्टीज है, रेंट कर लूंगा और रेंट के पैसे से जी लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, इट्स वेरी इजी फॉर मी। तो मैंने उसको एक सिंपल सा सवाल पूछा, रेंट के पैसे तू जी लेगा, ब्रेक इवन तेरा हो जाएगा, तेरे खर्चे निकल जाएंगे, उसके बाद क्या। बोले कुछ नहीं सर, अच्छी सी लड़की है, उससे शादी कर लूंगा, घर बना लूंगा। बोले जब लड़की से शादी करेगा, उससे प्यार करेगा, उससे यू प्रपोज करेगा, उसकी फैमिली से जाके मिलेगा, क्या कहेगा तू, क्या करता है। तो इज लाइक कि मैं कहूँगा कि मैं रेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं मेरी और थोड़ी बहुत ऐसी। मैंने कहा शर्म नहीं आएगी,
तो कहा थोड़ी शर्म तो आएगी। मैंने कहा बिल्कुल सही। तो क्या करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए? बोले नहीं सही, ये तो शायद गलत है, मेरा ये थॉट प्रोसेस मुझे बदलना पड़ेगा। मैंने कहा बिल्कुल सही, अब बताओ क्या करना चाहते हो। अब उसके जो पेरेंट्स हैं दोनों डॉक्टर्स हैं, ओके, दे आर वेरी गुड, दे आर प्रैक्टिसिंग रियली वेल। सो उसने कहा कि अब मेडिसिन तो मैं कर नहीं सकता, अब पेरेंट्स से मैं बात कर नहीं पा रहा हूँ। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, दैट इज लेवल 2। लेवल 1 तुम करना क्या चाहते हो? बोले सर मुझे ट्रेडिंग में बहुत इंटरेस्ट है, आई लव फिनेंस। मैंने कहा गुड, you love finance and that is the reason why you've taken commerce, you're not taken medicine, you're as it is in going to give commerce only। तो कॉमर्स के बाद क्या करना चाहते हो? बीबीए करना चाहते हो, बीकॉम करना चाहते हो, उसके बाद तुम्हारा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव क्या है? बोले कुछ नहीं सर, बीकॉम या बीबीए चल जाएगा मुझे। मैंने कहा चलाओ मत, हैव अ 5-year करियर मैप। सो नंबर 2, बच्चों से बात करें तो उनसे एक चीज पूछे कि क्या तुम्हारे पास एक 5 year का गोल है? बहुत क्लीशे लगता है, बहुत लगता है कि सब बात करते हैं 5 साल का गोल, बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना गोल के आप क्या करोगे? अगर मुझे वेट लॉस करना है, कितना वेट लॉस करना है? 5 किलो, 10 किलो? अगर 5 किलो वेट लॉस करना है तो आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट, राइट? सो उसी हिसाब से बच्चे को पूछो कि तुम्हें 5 साल में करना क्या है। एंड ट्रस्ट मी, बच्चों को बहुत कुछ करना होता है, दे आर वेरी क्रिएटिव, दे वांट अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स, सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग एंड शो देम द ब्राइट फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे इस बच्चे को जाना था मुंबई या दिल्ली बिकॉज ही वांटेड टू गो एंड एक्सप्लोर द सिटी, बिकॉज वो बड़ौदा से बाहर जाना चाहता था, तो राइट नाउ ही सेड दैट नारसी मुंजी वाज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर हिम। तो नारसी मुंजी का इंटीग्रेटेड कोर्स था। ये चीज़ों को हमें डिस्कस करके एक रोड प्लान बना दिया उसके लिए कि 5-year रोड प्लान, रोड मैप रादर, कि 5 साल में आप क्रॉस करके जब निकलोगे तो क्या करोगे। तो ये ऑटोमेटिकली उसको मोटिवेट करता है। दूसरा, अब जैसे नारसी मुंजी उसने सेलेक्ट किया तो उसका वेबसाइट खोल के दिखाया, उसके फोटोज दिखाया। मैं कहा नारसी मुंजी में तो बच्चे इतने इंटरेस्टिंग होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। अब तुम्हें भी उस लेवल में जाने के लिए अपनी रीडिंग स्किल्स बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ा डिसिप्लिन लेके आना पड़ेगा, अपने आप को वेल ग्रूम करना पड़ेगा, वरना तुम यू विल नॉट स्टैंड अ चांस। तो उसने कहा सही है सर, तो मेरे को भी लगता है मेरे आई शुड गेट मोर डिसिप्लिन, आई शुड वर्क ऑन माई बॉडी, फिजिक पे काम करना चाहिए। सो इसी करना कुछ है नहीं। एवरी चाइल्ड वॉन्ट्स टू हैव अ ब्राइट फ्यूचर, उसको ब्राइट फ्यूचर दिखाइए। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो करना क्या चाहता है। अगर ये आप खुद नहीं कर सकते हैं तो प्लीज रीच आउट टू अ करियर काउंसलर, ट्राई टू गेट हेल्प फ्रॉम देम, देयर इज नो शेम इन दैट, लेट समवन हेल्प यू, होल्ड योर हैंड्स एंड टेक यू थ्रू। बट हाँ, अगर ये 3 चीजें करेंगे आप अपने बच्चों के साथ, ऑटोमेटिकली बच्चा सेल्फ मोटिवेट हो जाएगा। रिपीट करता हूँ, पहला, उसको पूछो कि उसको करना क्या है, व्हाट इज हिज रियल लाइफ गोल। नेक्स्ट, उसको पूछो कि 5 साल के बाद तुम कहाँ पहुंचना चाहते हो। तीसरा, जब वो 5 साल का गोल उसको क्लियर हो जाए तो उसको दिखाओ कि वहां पहुंचने के लिए तुमको क्या क्या करना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली वो सेल्फ मोटिवेट हो जाएगा। इट इज लाइक टेलिंग अ चाइल्ड कि अगर, आई मीन इट्स अ रॉन्ग थिंग टू से, जैसे 3 इडियट्स में भी कहा गया था, बचपन में अगर आप चाहते हैं, बच्चे को कहते हैं कि तू फर्स्ट आएगा तो मैं तुझे एक वॉच खरीद के दूंगा, इट्स समथिंग लाइक दैट। बट समटाइम्स यू हैव टू डू दिस कैरेट एंड स्टिक रूटीन। कैरेट एंड स्टिक एज इन यू हैव टू शो कि अगर तुम इतना करोगे तो तुम ये खुद कर पाओगे। रिमेंबर, एज अ पेरेंट, ये आप नहीं कर रहे हो, वो खुद कर रहा है। सो द डिफरेंस हियर इज कि आप उसको कुछ करके दे नहीं रहे हो, बट अगर वो अपने आप के अंदर वो बदलाव लाएगा तो वो खुद वो अचीव कर लेगा। सेल्फ सेटिस्फैक्शन इज द बेस्ट व्हेन इट कम्स टू टीनेजर्स, बहुत ज्यादा, इट इज रियली हाई। फ्रॉम द एज ऑफ 14 to 21, these kids, these teenagers want to achieve things on themselves. आप उनको अपॉर्चुनिटी दीजिए, ट्रस्ट मी, वो कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई होता है, दे विल बी रियली हैप्पी। ट्राई दिस, गिव इट अ शॉट, and once again, if you're stuck somewhere, reach out for help. Do not let go of things, do not get stuck, and do not भाई, काका, चाचा, मामा, फुआ, उनके रिस्पॉन्सेज और उनके ओपिनियंस पे मत जाएं। आपका बच्चा है, उसकी एबिलिटी आपको पता है, उसकी कैपेबिलिटी आपको पता है। प्रोफेशनल हेल्प लीजिएगा, रिलेटिव्स की हेल्प नहीं। बहुत सही कहा आपने सर। और सर ने जब कहा कि रीच आउट फॉर हेल्प, तो मैंने जैसे लास्ट एपिसोड में भी आप सभी को बताया था, फिर से आपको दोहराना चाहूँगी, कहना चाहूँगी कि सर का खुद यहाँ पर मनीषा चौकड़ी के पास सेंटर है, बेटर माइंड वेव्स, और वहाँ पर सर खुद काम करते हैं बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ, कपल्स के साथ, और उनकी बहुत बड़ी टीम है। तो अगर कहीं पे भी आपको लगता है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप गाइडेंस चाहते हैं, तो आप उन तक पहुंच सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ यहाँ बहुत सारे बड़ौदा सिटी में काफ़ी और भी एक्सपर्ट्स हैं, आप जिनके साथ कंफर्टेबल हैं आप प्लीज़ जाइए। लेकिन हेल्प लेने के लिए बिल्कुल भी ये ना सोचें कि पता नहीं सामने वाला क्या सोचेगा। हमें भी तकलीफें होती है, सब चीज़ों में, सब क्षेत्रों में हम स्मार्ट हैं या हमें सबका नॉलेज है, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन सही समय पर बच्चों को
जो सही गाइडेंस देना है, सही सपोर्ट देना है, सही डायरेक्शन दिखाना है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो मिस कर दिया तो शायद और चीज़ें डिले होती जाएंगी और शायद चीज़ें बिगड़ भी सकती हैं, तो वो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। तो आई एम श्योर सर ने जिस तरह से आपको गाइडेंस दिया है, बच्चों जो हमको उस तरफ से देख रहे हैं, जो ऑडियंस में बैठे हैं, टीनेजर्स और एडोलेसेंट्स, आप सभी के लिए ये चीज़ है कि अगर आपको लगता है कि आप खुद को अपने आप मोटिवेट करना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि रोज सुबह आके आपको कोई रिमाइंडर दिया जाए, दोपहर को फिर दोहराया जाए, शाम को फिर कहा जाए, रात के सोने के समय फिर आपको याद दिलाया जाए कि कल सुबह ये करना है, तो प्लीज अगर आप खुद को मोटिवेट करना चाहते हैं, आई एम श्योर हर इंसान का एक गोल होता है, जैसे सर ने कहा कि हर कोई कहीं तो पहुंचना चाहता है, पर वो कहाँ पहुंचना चाहता है और कैसे पहुंचेगा, कौन सी दिशा से जाना है, आई थिंक वो हमें खुद ही तय करना पड़ेगा। तो आप अभी आज के बच्चों को देख के सर मुझे सही में ताज्जुब होता है कि ये बच्चे बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं, हमारी जनरेशन से तो बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं और इनके पास हर चीज का सॉल्यूशन भी है। बट यही है कि खाली उनसे बैठकर उस चीजों को चर्चा करनी, उन पे बातें करनी है, चीजें टटोलने की जरूरत है और आई थिंक वहां पे सॉल्यूशन सामने हाजिर होता है। तो जैसे भी अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हैं मदद एज अ पेरेंट, तो प्लीज एक्सपर्ट्स की हेल्प जरूर लें। शीतल सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना इतना कीमती समय हमें देने के लिए, और आप सभी ऑडियंस का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम श्योर ये एपिसोड भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज 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 इसको जरूर शेयर कीजिए अपने पेरेंट्स के फ्रेंड्स के साथ, अपनी स्कूल अगर बच्चे देख रहे हैं तो अपने टीनेजर ग्रुप्स में, आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप्स तो बहुत ज्यादा आजकल फेमस हैं, चर्चा में रहते हैं, प्लीज अच्छी चीजें भी शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये जहां पर प्रैक्टिकली जो आप चीजें रूटीन में कर सकते हैं, अगर वो आपको एक्सपर्ट बता रहे हैं, गूगल बाबा नहीं बता रहे हैं, डॉक्टर शीतल नायर बता रहे हैं, तो प्लीज वो भी सुनिए और उसे इस्तेमाल करिए अपने रूटीन में, अपने दिनचर्या में। आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा और पॉजिटिव फीडबैक जो है आप खुद फील भी करेंगे और आपके आसपास यानी आपके पेरेंट्स भी फील करेंगे। तो आप जहां पे हैं तंदुरुस्त रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत खास ध्यान रखें। पेरेंट्स बच्चों की मेंटल हेल्थ का ध्यान तभी रख पाएंगे जब पेरेंट्स खुद मेंटली पॉजिटिव हैं और अच्छा फील कर रहे हैं। तो अपने आप खुद के लिए भी समय निकालिए और बच्चों के साथ भी बहुत अच्छा समय बिताइए रूटीन में हमेशा के लिए। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। और VNM TV किड्स का YouTube चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।